हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज की वीडियो में हम लोग जो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर पेपर फर्स्ट एनटीए नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट फ्रॉम द यूनिट हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन आई बिलीव इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सो इसीलिए जानते हैं इसका पेपर एनालिसिस। सो इस यूनिट की अगर पेपर एनालिसिस की अगर हम बात करें, सो इन 2022 देयर वर 4 क्वेश्चंस दैट वर अप्रॉक्सीमेटली आस्क्ड फ्रॉम बोथ द शिफ्ट्स. Then in 2021 5 questions were asked. 2020 में again there were 5 questions that were asked, and in 2019 5 questions were asked from this particular unit. So on an average अगर आप इस unit को अच्छे से पढ़ते हैं, so you can score 8 to 10 marks from this particular unit. So now let's further discuss the most important topics जिसमें से questions बन रहे हैं. सो एनालिसिस के बाद अगर हम देखें तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर रेपिटेटिव पैटर्न में आ रहे हैं, दैट इज़ आपके एंशियंट इंस्टीट्यूशन से पूछे जा रहे हैं अबाउट जैसे कि तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया. सो ये जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं. देन कमीशंस एंड कमिटीज़, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और वी कैन से फेवरेट टॉपिक ऑफ एनटीए, क्योंकि कमीशन और कमिटीज़ में से हमेशा देयर इज क्वेश्चन इन ईच सेट. सो आपको कमीशंस एंड कमिटीज़ पता होने चाहिए हायर एजुकेशन के, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो कमीशंस एंड कमिटीज़ आई. देन इसके बाद रैंकिंग से क्वेश्चन आ रहा है. सो जो रैंकिंग होती है, रैंकिंग का जो फ्रेमवर्क होता है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपकी NIRF रैंकिंग हो गई, AIRA रैंकिंग हो गई. सो इन रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. देन इसके बाद देयर आर रेगुलेटरी बॉडीज़. सो हायर एजुकेशन में जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, आपको इन बॉडीज़ का ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पता होना चाहिए. कौन कौन सी बॉडीज़ के पास स्टैट्यूटरी स्टेटस है, किस ईयर में उन्हें वो स्टेटस मिला, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं. सो आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए इस पर्टिकुलर यूनिट में से. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द करेंट टॉपिक्स जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020. सो दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर हायर एजुकेशन सिलेबस, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए आ रहे हैं. सबसे बड़ी बात है क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में जो ये पॉलिसी आई है ये 34 ईयर्स के बाद आई है. सो इसकी जो भी रूल्स हैं या फिर जो भी इनकी पॉलिसीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए ऑन द बेसिक लेवल इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एन एग्जाम जो आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाता है, राइट? So hence these are some important topics that are from your unit higher education. Then moving further, we have launched our paper 1 test series. So paper 1 test series में आपको 5 full syllabus test मिलेंगे, 50 questions मिलेंगे हर एक टेस्ट में. So total you will be getting 250 questions, and इन questions में जो topics cover करे गए हैं, so they are more than 200 topics. एंड जितने भी आंसर्स हैं वो काफ़ी डिटेल में दे रखे हैं, सो दैट आपका MCQ की प्रैक्टिस के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल जाए. सो आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड बाय आवर पेपर 1 टेस्ट सीरीज, and you can buy it from our website www.eduseeker.in, and also you will find the link in the description box. And one thing important, that only 30 seats are left in our early bird offer. So अगर अभी आप ये टेस्ट सीरीज लेते हैं, so you will be getting it for 149 rupees, but when 200 people will enroll, so उसके बाद प्राइसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, that will be rupees 199. इस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव ट्राइड कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन में दूँ आप लोगों को, सो दैट आपको काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल जाए और फैक्चुअल नॉलेज भी मिल जाए, क्योंकि एज यू गाइज नो एग्ज़ाम्स ज़्यादा दूर नहीं है, एग्ज़ाम्स कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं आफ्टर 24th, सो यू शुड बी रेडी ऑन योर ओन पेस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद द क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following commission is also known as secondary education commission? So you have the following options, and the correct answer for this question is option C, that is Mudaliar Commission. So why it is the correct answer? Mudaliar Commission को हम लोग secondary education commission के नाम से भी जानते हैं. So आइए इसका explanation देखते हैं. So if I start with Mudaliar Commission, so सबसे पहले तो यही चीज़ है कि इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इसको अपॉइंट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन. ये रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था ऑन 23 सितंबर ऑफ 1952. और इसके जो चेयरमैन थे सो इसके जो चेयरमैन थे ही वॉज डॉक्टर A. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर. इसीलिए इस कमीशन को मुदालियर कमीशन के नाम से जाना जाता है. ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जो गवर्नमेंट की कमीशंस या कमिटीज़ होती हैं उनके जो चेयरमैन होते हैं उनके नाम से उस कमिटी का सिनोनिम नेम माना जाता है. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर जो थे वो VC थे मद्रास यूनिवर्सिटी के. सो और इनको ये ड्यूटी दी गई थी कि ये एग्जामाइन करें
सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को जो प्रिवेल कर रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। फर्दर जो कमीशन था, कमीशन ने सजेस्ट किया ऐसे मेजर्स फॉर इट्स रीऑर्गेनाइजेशन, जिससे रीऑर्गेनाइजेशन हो, इम्प्रूवमेंट हो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में। अब ये जो रीऑर्गेनाइजेशन और ये इम्प्रूवमेंट था, इट वाज विद रेफरेंस टू जितने एम्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या ऑर्गेनाइजेशन में आप डेवलपमेंट ला सकते हैं विद रिगार्ड टू सेकेंडरी एजुकेशन। एंड ऑल्सो इस कमीशन ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्जामाइन करी थी, वो था रिलेशनशिप बिटवीन द सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेम secondary level examination. So basically interrelation of the secondary schools of different types. तो इसके बीच का भी जो analysis इस commission ने किया था. Then coming back to the question, if we talk about the other options that are Kothari Commission and Radhakrishnan Commission, so आपको इनकी years भी पता होने चाहिए and इनका chronological order भी पता होना चाहिए. So basically अगर हम evolution की बात करें, evolution of higher education, सो बेसिकली इसके हमें ये पता होनी चाहिए हिस्ट्री की इंडिपेंडेंस के बाद क्या कौन कौन से कमीशन या कमिटीज़ आए. सो अगर हम ऑप्शंस में जो बाकी कमीशन है इनको भी डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली. सो सबसे पहले जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कमीशन थे उसमें सबसे पहला कमीशन जो था दैट वाज फर्स्ट कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन हायर एजुकेशन वाज राधाकृष्णन कमीशन. और ये राधाकृष्णन कमीशन कौन से ईयर में आया था? ये आया था 1948 में. देन इसके बाद जो कमीशन आया था दैट वाज आवर मुडालियर कमीशन दैट वी हैव डिस्कस्ड. इट केम इनटू द ईयर 1952. ठीक है. देन उसके बाद देयर वाज दिस कमिटी दैट केम इन 1961 विच वॉज कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन. ये आई थी 1961 में एंड इसके चेयरमैन संपूर्ण आनंद थे, राइट. देन इसके बाद जो कमीशन आया था दैट वाज कोठारी कमीशन. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशंस जिसे आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए एंड इट केम इनटू द ईयर 1964. सो ऐसे ही देयर इज दिस होल लिस्ट ऑफ कमीशंस दैट यू शुड नो. और इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजिकली लगाने को भी आ जाता है कि कौन सा कमीशन पहले आया था. तो अगर आपको इनके ईयर्स याद है सो यू कैन ईजिली पुट दैट वे, राइट. सो दिस वॉज सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to the NEP 2020, that is New Education Policy, vocational education will start from which among the following class? So you have the following options and the correct answer for this question is option B, that is class 6. So basically इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो वोकेशनल एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशनल पॉलिसी वो कौन सी क्लास में स्टार्ट की जाएगी इस पॉलिसी के हिसाब से. सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वोकेशनल एजुकेशन होता क्या है. देखिए वोकेशनल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होती है जिसको हासिल करके यू आर रेडी टू वर्क या बेसिकली इट प्रिपेयर्स पीपल टू वर्क. वोकेशनल एजुकेशन बेसिकली आप जान सकते हैं जैसे कि कोई भी कोर्स हो गया, जैसे टेक्नीशियन का कोर्स हो गया और यू टेक अप एम्प्लॉयमेंट इन अ स्किल क्राफ्ट या फिर ट्रेड पर्सन या फिर आर्टिसंस. सो बेसिकली दिस ऑल कम्स इनटू वोकेशनल एजुकेशन, राइट. Now vocational education can also be seen that it is a type of education that gives an individual the power to prepare to be the power to prepare to be gainfully employed या फिर self employed. और इस employment के लिए जो skills चाहिए होती हैं वो आपको vocational education में मिल जाती हैं. And according to the new education policy, every student will take a fun course that will your vocational education course during starting from class 6 to 8. ठीक है. तो इन 2 साल में ये कोर्स होगा and it will start from class 6 and it will give survey and hands-on experience on vocational crafts. So this was about vocational education. अगर सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है, स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है, सो ये और आपको पता होना चाहिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये पॉलिसी सीक करती है इन द फील्ड ऑफ प्री स्कूल टू सेकेंडरी एजुकेशन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 100% GER. So according to the new education policy, it aims to achieve 100% gross enrollment ratio in preschool to secondary level. By which year? By the year 2030. So this is very important information. Then moving towards the next question. Then the next question is, which among the following are the parameters of NIRF ranking framework? So basically किस पैरामीटर के बेस पे जो NIRF की रैंकिंग होती है वो कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रख के की जाती है. सो नाउ यू हैव दिस फॉलोइंग क्राइटेरियाज.
Now you have to select the correct answer from the options given below. Now you have the following options and the correct answer for this question is option D, that is 1, 2, 3, 4 and 5. So now let's discuss in detail. So सबसे पहले NIRF का जो full form है that is National Institution Ranking Framework, right? Now ये जो framework है it basically outlines a methodology जिससे वो रैंक करते हैं इंस्टीट्यूशन को पूरी कंट्री में, और इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2015. नाउ इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं? सो ये 5 पैरामीटर्स हैं. सबसे पहले टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स के पैरामीटर पे आपको रैंक किया जाता है. फिर रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस जो आपके इंस्टीट्यूशंस में हो रही हैं. देन क्या आपका ग्रेजुएशन आउटकम है, क्या परसेप्शन है इंस्टीट्यूशन का इन जनरल, एंड व्हाट इज योर आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी व्हेन इट कम्स टू योर इंस्टीट्यूशन. सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू गाइज बिकॉज एग्जाम पास में है, दैट इज आपको रैंकिंग फ्रेमवर्क पता होना. सो आई वांट कि मैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ. सो हम लोग एक बार इसकी NIRF की जो लेटेस्ट रैंकिंग थी 2022 में जो आई थी वो डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो रैंकिंग का जो फ्रेमवर्क होता है ना वो अलग अलग कैटेगरी में होता है. सबसे पहले जो रैंकिंग होती है वो ओवरऑल सारे इंस्टीट्यूशंस जितने कंट्री में ओवरऑल रैंक कर दिए जाते हैं. देन यूनिवर्सिटीज़ की अलग रैंकिंग लिस्ट होती है और कॉलेजेस की अलग होती है, राइट? सो अगर हम इंडियन रैंकिंग ओवरऑल कैटेगरी में बात करें, सो बिकॉज आपका एग्ज़ाम पास में ही है, यू नो ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाए. तो क्योंकि ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है NIRF के लिए, सो NIRF रैंकिंग के बारे में आपको पता चल गया, उसके पैरामीटर्स पता चल गए. सो नाउ लेट्स ऑल्सो डिस्कस जो लेटेस्ट NIRF रैंकिंग है जो 2022 में आई थी, ठीक है? सो अगर हम ओवरऑल रैंकिंग देखें 2022 की, तो सबसे पहला जो टॉप इंस्टीट्यूट था वो था IIT मद्रास. तो IIT मद्रास ने टॉप किया. देन सेकंड प्लेस पे ISC बेंगलुरु था. थर्ड प्लेस पे IIT बॉम्बे था. फोर्थ पे IIT दिल्ली एंड फिफ्थ पे IIT कानपुर. नो फर्दर आपको ये और पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया ये तो ओवरऑल रैंकिंग का आ गया. अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, यूनिवर्सिटी की जो कैटेगरी है, सो आपको उसका भी पता होना चाहिए. तो अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बताऊँ, सो अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग डिस्कस करें 2022 में, तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जो रैंक आई है वो है ISC बेंगलुरु की. देन आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU. देन जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली थर्ड नंबर पे. फोर्थ नंबर पे है आपकी जादवपुर यूनिवर्सिटी दैट इज़ इन कोलकाता. एंड फिफ्थ नंबर पे है आपकी अमृता विश्व विद्यापीठम ऑफ कोयम्बटूर. ऑल्सो कॉलेजेस का आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज की कैटेगरी में जो टॉप इंस्टीट्यूट है जिसने टॉप किया है दैट इज़ योर मिरांडा हाउस दिल्ली. Then moving towards the next question. So the next question is that you are given below 2 statements. Now इन 2 statements में से कौन सी statement सही है कौन सी गलत है ये आपको बताना है. So you have to choose the correct answer from the options given below. And these are your following options and the correct answer for this question is option C, that is जो पहली statement है वो सही है और जो दूसरी statement है वो गलत है. क्यों? देखिए जो पहली एब्रीविएशन है वो एकदम सही बता रखा है कि मूक्स का जो एब्रीविएशन है वो होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, राइट? और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसीलिए गलत है क्योंकि क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग. क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन में दे रखा है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग अकेडमिक माइंड्स, जो गलत है. इसका करेक्ट एब्रीविएशन है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग aspiring minds. So right, this was the information. So basically this was the correct answer. That statement second is wrong. स्वयं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्वयं जो है वो मेड इन इंडिया मूक्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है? मूक्स प्लेटफॉर्म है और इसको लॉन्च किया गया था ऑन 9th और इसको लॉन्च किया गया था ऑन 9th जुलाई 2017 में, ठीक है? इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था MHRD plus AICTE along with the help of Microsoft, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए. एंड इसकी टैगलाइन क्या है स्वयं की? दैट इज शिक्षित भारत उन्नत भारत, ठीक है? तो ये इसकी टैगलाइन है. व्हाट एल्स आपको पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि स्वयं के कितने कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं. सो स्वयं के 3 कार्डिनल प्रिंसिपल हैं. नाउ ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? दैट दीज आर एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी. सो बेसिकली स्वयं करता क्या है? स्वयं में आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे और वो कोर्सेज आप कहीं भी बैठ के
एक्सेस कर सकते हैं उन कोर्सेज़ के ऊपर, और आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिटी एजुकेशन इसलिए कहा जाता है इन कोर्सेज़ में बिकॉज ये जो कोर्सेज़ हैं वो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के टॉप फैकल्टीज़ ने बनाए हैं। सो देयरफॉर दीज कोर्सेज आर वेरी मच रिलायबल, जिस पे आप जाके एनरोल कर सकते हैं। सो येस, दिस वॉज सम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्वयं। Moving towards the next question. So the next question is the new curricular structure of school education as proposed by the new education policy of 2020 is which among the following? So क्या नया स्ट्रक्चर है जिसने रिप्लेस किया है आपके पुराने स्ट्रक्चर को स्कूल एजुकेशन की कैटेगरी में? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 5+3+3+4 सिस्टम. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाया गया. सो 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसका वन ऑफ द मेजर जो आप कह सकते हैं चेंज जो आपके एजुकेशन सिस्टम में लाया गया है स्कूल एजुकेशन में, वो यही है कि आपको जो पहले जो 10+2 सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय 5+3+3+4 सिस्टम में. तो अर्लियर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले कौन सा सिस्टम प्रेवलेंट था? दैट वाज 10+2 सिस्टम. और अब कौन सा कर दिया गया है? 5+3+3+4 सिस्टम. सो इस बेसिकली फॉर्मूला का क्या क्राइटेरिया, लेट्स डिस्कस इन डिटेल. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल दैट इज 5 फाउंडेशनल स्टेज जो आपकी कितने साल की होगी? 5 साल की होगी. अब इस 5 साल की जो स्टेज है इसको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले जो आएंगे वो बच्चे आएंगे फ्रॉम एज 3 to 6 ईयर्स. 3 साल का कोर्स होगा जिसमें बेसिकली आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूल एजुकेशन होगी, जिसमें बच्चों को सिर्फ स्कूल से अवेयर कराने के लिए स्कूल भेजा जाएगा. कोई इतना एजुकेशन नहीं होगा, दे विल बी लाइक प्ले स्कूल टाइप. देन इसके बाद 6 to 8 ईयर्स के जो बच्चे होंगे, देन इसके बाद 6 to 8 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको 2 साल के लिए जो उस क्लासेस में एनरोल किया जाएगा, दीज विल बी देन क्लास फर्स्ट, देन फॉलोड बाय क्लास सेकेंड. देन क्लास सेकेंड के बाद इट विल बी द प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 साल की होगी. अब ये 3 साल की स्टेज में कौन सी क्लासेस आ गई? क्लास 3rd to क्लास 5th, दैट इज 3rd, 4th एंड 5th. 3 साल, ठीक है. इसमें कौन सी एज के बच्चे होंगे? जो 8 से 11 साल की एज के बच्चे हैं. देन नेक्स्ट स्टेज इज मिडिल स्टेज जो अगेन 3 साल की होगी. इसमें कौन सी क्लासेस होगी? इसमें आपकी होगी 6th, 7th एंड 8th, ठीक है. और इसमें जो एज ग्रुप के बच्चे होंगे दैट विल बी फ्रॉम एज 11 to 14. एंड देन फाइनल इज योर सेकेंडरी स्टेज. अब सेकेंडरी स्टेज पहले 2 साल की थी, अब सेकेंडरी स्टेज को आपने 4 साल का मान लिया है, दैट इज फ्रॉम क्लास 9 to 12th, दैट विल बी 9th, 10th, 11th एंड 12th. और इसमें जो बच्चे होंगे दैट विल बी फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 ईयर्स ऑफ age. So basically this is the replacement of the 10+2 system. Now the next question is the first regulatory body in higher education in India was which among the following? So you have the following options and the correct answer for this question is option B, that is MCI. So basically ये abbreviations है, इनके क्या full form है? Now let's discuss in detail. So सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन में मेंशन था दैट वाज ऑप्शंस में जो मेंशन था दैट वाज यूजीसी. सो यूजीसी जो है स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. यूजीसी को इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1953 और इसको स्टैट्यूटरी बेसिकली जो स्टेटस है यूजीसी को आपको पता होना चाहिए कब मिला था, तो वो मिला था इन द ईयर 1956 में, ठीक है. तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था अंडर द यूजीसी एक्ट ऑफ 1956. और इसे किस लिए सेटअप किया गया था? इसे सेटअप किया गया था सो दैट इट कैन प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन. देन द नेक्स्ट इज MCI विच इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1933 में स्टैब्लिश की गई थी अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 1956. सो इसको भी स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है 1956 में दिया गया था ना. ये जो काउंसिल है बेसिकली इट इज़ एम्पावर कि ये प्रिस्क्राइब करे जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड होगा फॉर मेडिकल एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है किसी भी पर्सन के लिए कि उसे आप रिकॉग्नाइज मेडिकल डिग्री ग्रांट कर सकें, ठीक है. क्या क्वालिफिकेशन बेसिक होनी चाहिए. देन द नेक्स्ट इज BCI. सो BCI को इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया. और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था बाय द पार्लियामेंट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 इटसेल्फ. ना ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको क्रिएट किया गया था बाय पार्लियामेंट कि वो रेगुलेट कर सके और रिप्रेजेंट कर सके इंडियन बार को. देन द नेक्स्ट बॉडी इज AICTE विच इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. ना इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में और इसका जो स्टैट्यूटरी स्टेटस है वो स्टैट्यूटरी स्टेटस AICTE को दिया गया था 1987 में. सो ये बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन के लिए बनाई गई थी.
Then moving towards the next question. So the next question is, universities of the ancient period which has been declared by UNESCO as a heritage site. So इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एंशियंट इंडिया की हैं जिनको हेरिटेज साइट का टाइटल दिया गया है बाय यूनेस्को. सो यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. These are the following options and the correct answer for this question is option D, that is D and E, which is Takshila and Nalanda. So basically तक्षशिला जो थी वो स्टैब्लिश, सो बेसिकली तक्षशिला को जो हेरिटेज स्टेटस है वो दिया गया था इन द ईयर 1980 बाय यूनेस्को. नाउ तक्षशिला जो थी वो बेसिकली इट वाज द कैपिटल ऑफ, सो तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ गंधर किंगडम. और इस एंड फर्दर जो तक्षशिला है इसे कंसिडर किया जाता है एज फर्स्ट यूनिवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब और इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 7th सेंचुरी BC. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है ब्राह्मणिकल एजुकेशन का. एंड ऑल्सो इस यूनिवर्सिटी में बेसिकली कोई एग्ज़ाम सिस्टम नहीं होता था उस टाइम, इस पीरियड ऑफ टाइम पे, और कोई डिग्रीज या कोई डिप्लोमास को ग्रांट नहीं किया जाता था. जो टीचर्स होते थे उनकी फ्री विल होती थी और अपने अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट्स को चूज़ करते थे. देन द नेक्स्ट वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी. सो नालंदा को हेरिटेज स्टेटस दिया गया था बाय यूनेस्को इन द ईयर 2009. और जो नालंदा है वो बेसिकली लोकेटेड है प्रेजेंटली इन बिहार. सो बेसिकली नालंदा इज लोकेटेड इन राजगृह प्रोविंस ऑफ बिहार. नाउ ये जो सेंटर था बेसिकली इट वाज दिस यूनिवर्सिटी वाज अ सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग and it has been known as one of the great universities in recorded history. Moving towards the next question. So the next question is, the National Repository of Open Educational Resource is managed by which among the following bodies? So you have the following options and the correct answer for this question is option A, that is Central Institute of Technology, NCRT. So now let's discuss basically this question in detail. So जो national repository, so basically the abbreviation NROEER is National Repository of Open Educational Resources. ठीक है. Now it is developed by CIET NCRT और इसको लॉन्च किया गया था ऑन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ICT के और इसको लॉन्च किया गया था ऑन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ICT के ऊपर हुई थी फॉर स्कूल एजुकेशन. ठीक है. And it was launched on 13 August in 2013 in New Delhi. और इसको and it was launched with collaboration with the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource and Development, and the Government of India. So yes, this was all about this question. Moving towards the next question. So the next question is, AICTE, that is All India Council for Technical Education, is not dealing with the maintenance of standards of which among the following? So you have the following options and the correct answer for this question is option B, that is nursing. तो आपको ये बताना था कि जो AICTE है वो इनमें से किस फील्ड में को डील नहीं करती. So the correct answer is option B, nursing. So now let's discuss in detail. So basically AICTE को establish किया गया था in 1945. Now basically firstly जब इसे establish किया गया था तो इसे एक advisory body की तरह establish किया गया था और फिर 1987 में इसको statutory status दिया गया था. Now basically AICTE जो है वो responsible है for proper planning and coordinating development of the technical and management institutions in India. नाउ इसमें इस कैटेगरी में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आ गए? इसमें आ गए इंस्टीट्यूशंस दैट आर रिलेटेड टू योर फॉलोइंग फील्ड्स, दैट इज इंजीनियरिंग फर्स्ट, सेकंड मैनेजमेंट, थर्ड फार्मेसी, फोर्थ आर्किटेक्चर एंड फिफ्थ इज हॉस्पिटैलिटी. सो ये 5 फील्ड्स है जिनके ऊपर AICTE लुक्स आफ्टर. देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पहली लिस्ट में कमीशंस दे रखे हैं, दूसरी लिस्ट में उनके रिकमेंडेशंस दे रखे हैं. So now this is the following list and now you have to choose the correct answer from the options given below and the correct answer for this question is option C, that is Radhakrishnan Commission is Radhakrishnan Commission का जो recommendation था that was integrating secondary and higher education system. Then Mudaliar Commission का जो recommendation था that was introduction of 3 years secondary and 4 years of higher education system. कोठारी कमीशन का जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन था वो था 3 years ऑफ डिग्री एंड 4 years ऑफ ऑनर्स. और सैम पिट्रोदा जो कमीशन था इसका जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन था दैट वाज रिगार्डिंग रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ करिकुलम फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल्स. सो हेंस दिस इज द करेक्ट मैच.
So yes, this was all for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos, and do comment and let us know, so that and do comment so that we can also feel motivated and try to make the best content for you people. Thank you so much.